नमस्कार, मैं हूं अनीता और आप देख रहे हैं मैं भी भारत का न्यूज बुलेटिन आदिवासी डेली। आज के बुलेटिन में आपको दिखाएंगे त्रिपुरा में ग्रेटर टिपरालैंड की मांग पर आमने सामने बीजेपी और टिपरामोथा। झारखंड में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच आरोप प्रत्यारोप। केरल में आदिवासियों के लिए 859 करोड़ की घोषणा और एमबीबी पोल में ओडिशा के आदिवासी समुदायों को एसटी सूची में शामिल करने से जुड़ी राजनीति पर करेंगे चर्चा। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। त्रिपुरा में गृह मंत्री अमित शाह का टिपरामोथा पर आरोप, कहा लेफ्ट को जिताने के लिए साथ आए मोथा और कांग्रेस। झारखंड में हेमंत सोरेन का केंद्र पर आरोप, कहा बीजेपी कर रही उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की साजिश। केरल में आदिवासियों के लिए 859 करोड़ की घोषणा, एसटी छात्रों को मिलेगा सबसे ज्यादा लाभ। जौनसारी और हाटी समुदायों का 1 साल पुराना मीट खाने में सुरक्षित, आईआईटी रुड़की के शोध का निष्कर्ष। एमबीबी पोल में ओडिशा के आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने से जुड़ी राजनीति की चर्चा के अलावा अस्मिता और अधिकार में चलेंगे अरुणाचल प्रदेश। और अब खबरें विस्तार से। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से और खबर है त्रिपुरा से। त्रिपुरा में 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए बीजेपी ने बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के शांतिर बाजार में रैली की। शांतिर बाजार राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। आज अमित शाह के भाषण के केंद्र में आदिवासी रहे। अपने भाषण में उन्होंने टिपरामोथा, सीपीआईएम और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये तीनों दल मिले हुए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि लेफ्ट और कांग्रेस सार्वजनिक रूप से मिले हुए हैं, जबकि मोथा टेबल के नीचे से इनके साथ मिली है। रैली के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि लेफ्ट को जिताने के लिए टिपरामोथा ने अलग मोर्चा खोल दिया है। आप मुझे बताइए, कम्युनिस्ट पार्टी को आप जिताना चाहते हो क्या? जोर से बोलो, जिताना चाहते हो? एक कम्युनिस्ट, एक कांग्रेस और एक मोथा वाले तीनों मिले हुए हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट तो सार्वजनिक रूप से मिले हुए हैं, मगर मोथा वाले टेबल के नीचे मिले हुए, पीछे से काम। मुझे समझ में नहीं आता क्या हो गया है मोथा के नेताओं को। जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने अब तक आदिवासियों को इतना न्याय किया, वो कम्युनिस्ट पार्टी को जिताने के लिए मोथा ने अलग मोर्चा खोला है। मैं आज कहने आया हूं त्रिपुरा की जनता को, झांसे में मत रहिएगा। वोट कम्युनिस्टों को दिया, कांग्रेस को दिया या अनानस वाले मोथा को दिया, सरकार कम्युनिस्ट की बनेगी। गृह मंत्री ने दावा किया कि अगले 5 सालों में राज्य में सबसे ज्यादा विकास आदिवासियों का होगा। आपको बताते चलें कि त्रिपुरा में बीजेपी ने ग्रेटर टिपरालैंड की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं त्रिपुरा की राजनीति में भारी हलचल मचाने वाली पार्टी टिपरामोथा के नेता प्रद्योत किशोर माणिक्य ने भी आज ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया। आज उन्होंने खोवाई जिले के तेलियामोरा के चाकमा घाट में रैली की। इस दौरान प्रद्योत किशोर ने कहा कि टिपरामोथा अपने दम पर राज्य में सरकार बनाएगी। बीजेपी नागालैंड में बी टीम है, मेघालय में शिलोंग गारो हिल्स में बी टीम है किसी और पार्टी का, मिजोरम में बी टीम है किसी और पार्टी का, तमिलनाडु में एआईएडीएमके का बी टीम है, पंजाब में अकाली दल का बी टीम है। बीजेपी हिंदुस्तान में बहुत पार्टी का बी टीम है। टिपरामोथा छोटा सा चिकन पार्टी, ये पार्टी किसी के सामने झुकता नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। अगर बी टीम होते तो आपने दिल्ली में क्यों बुलाया बात करने के लिए? बात नहीं हुआ, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, इसके लिए आज बी टीम। ये पार्टी 2023 में बीजेपी को हराएगा,
सीपीएम को हराएगा और कांग्रेस को भी हराएगा। इससे पहले शनिवार को टिपरा मोथा ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था। घोषणा पत्र में ग्रेटर टिपरा लैंड के लिए लड़ाई के वादे के साथ जनजातीय परिषद के लिए पुलिस बल, 20,000 नई नौकरियां और आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों के लिए एक मुश्त पैकेज की घोषणा की गई है। देव वर्मा ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो जमीन का मालिकाना हक उन लोगों को दिया जाएगा जिन्हें अब तक ये अधिकार नहीं मिला है। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं मैं भी भारत के संपादक श्याम सुंदर। श्याम, आज शांति बाजार में गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की और उन्होंने अपनी रैली में कहा कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस, सीपीआईएम और टिपरा मोथा एक साथ आ गए हैं। ये तीनों दल आपस में मिले हुए हैं। हम लगातार जब से हम ये खबरें कवर कर रहे हैं तब हम देख रहे हैं कि दो ही गठबंधन है इस चुनाव में, बीजेपी और आईपीएफटी का गठबंधन है और सीपीआईएम और कांग्रेस का गठबंधन है। ऐसे में गृह मंत्री कह रहे हैं कि तीनों दल आपस में एक साथ आ गए हैं। इसे क्या समझा जाए, कैसे देखा जाए इसे? देखिए, इसमें दो बातें हैं। जी। पहली बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज जो कहा है उससे ये स्पष्ट हो गया है कि टिपरा मोथा त्रिपुरा के चुनाव में एक बड़ी ताकत है। बेशक वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, बेशक वो एक रीजनल पार्टी है, बेशक वो वहां के जो जनजातीय समुदाय हैं जिसको टिपरासा कहा जाता है उस तक उनका जनाधार सीमित है, लेकिन उसके बावजूद अमित शाह अपनी पहली ही रैली में अगर टिपरा मोथा पर निशाना साधते हैं तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि टिपरा मोथा इस चुनाव में एक बड़ी ताकत के तौर पर, एक बड़े प्लेयर के तौर पर त्रिपुरा में देखी जा रही है। उसकी वजह स्पष्ट है कि 20 सीट जो हैं वो जनजातीय लोगों के लिए आरक्षित हैं और 60 कुल सीट हैं, तो निश्चित तौर पर टिपरा मोथा एक बड़ी ताकत है। अमित शाह के भाषण से ये नजर आता है। जी। दूसरी बात में बहुत ज्यादा कोई मायने ढूंढने की जरूरत है मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आम तौर पर जो जब राजनीतिक दल आमने सामने होते हैं, जब प्रतिस्पर्धा होती है तो अक्सर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि हम लोग मेन प्लेयर हैं और बाकी सब लोग जो हैं वो एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि ये बीजेपी की ये टीम है, ये कांग्रेस की ये टीम है, वो सीपीएम की बी टीम है, इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। और वही आज अमित शाह ने कहा है, क्योंकि चुनाव से तुरंत पहले टिपरा मोथा के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिल्ली बुलाया था और खुद अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके साथ टिपरा मोथा की मुलाकात हुई थी और टिपरा मोथा ने अपनी बात स्पष्ट रूप से रखी थी कि जब तक आप ग्रेटर टिपरा लैंड पे हमें आश्वासन नहीं देंगे हम आपके साथ गठबंधन नहीं कर सकते। बिल्कुल। और इसलिए बीजेपी के साथ उनका गठबंधन नहीं हो पाया। तो जाहिर है कि आज का जो माहौल है उसमें भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करेगी कि टिपरा मोथा को कांग्रेस और सीपीएम के साथ ब्रैकेट करके दिखा सके, जिससे कि जिन लोगों ने पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में सीपीएम को सत्ता से बाहर किया था उन लोगों को ये भय दिखाया जा सके कि अगर टिपरा मोथा को आप वोट देंगे तो एक तरह से सीपीआईएम को आप वापस लेके आएंगे। बिल्कुल। श्याम, आपने ग्रेटर टिपरा लैंड के मुद्दे की बात की और इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि टिपरा मोथा इसी को लेकर चुनाव लड़ रही है। पहले मुख्यमंत्री माणिक साहब भी इस मांग को खारिज कर चुके हैं और अब हिमंता बिस्वा शर्मा का भी बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हम इसको नहीं मान सकते हैं। उन्होंने ये भी शर्त रखी है कि अगर टिपरा मोथा के साथ पोस्ट पोल अलायंस अगर होता है तो उसके लिए टिपरा मोथा को अपनी मांग को पीछे छोड़ना पड़ेगा। लगातार गठबंधन को लेकर अटकलें लग रही थी, पहले प्री पोल हो रही थी लेकिन वो कोई भी सफल नहीं हो पाया। अब पोस्ट पोल अलायंस के लिए दरवाजे खुले थे टिपरा मोथा के, लेकिन बीजेपी के इस बयान के आने के बाद किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जो बयान है हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो बयान दिया है वो काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो ये भी कह सकते थे कि चुनाव के बाद की क्या परिस्थितियां बनेंगी ये चुनाव के बाद देखा जाएगा।
फिलहाल भारतीय जनता पार्टी टिपरा मोथा की इस मांग को नहीं मान सकती कि वो ग्रेटर टिपरालैंड या अलग राज्य बनाने की मांग पर लिखित आश्वासन दे दे, क्योंकि लिखित आश्वासन बीजेपी इसलिए भी नहीं दे सकती कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है। अगर आप उस मांग पर सहमत हैं तो आप घोषणा कर दीजिए। लेकिन बीजेपी के लिए जो परिस्थितियां हैं उसको बहुत एक तरह से कहेंगे कि आप बहुत ईमानदारी के साथ असम के मुख्यमंत्री ने समअप कर दिया है कि अगर आज ग्रेटर टिपरालैंड की मांग को आप मान लेते हैं तो फिर एक पेंडोरा बॉक्स, एक भानुमति का पिटारा आप खोल देंगे और इस तरह की मांगे और भी राज्यों में हो सकती हैं और उन पर फिर केंद्र सरकार बहुत मुश्किल में आएगी। तो ये बात उन्होंने कही है। लेकिन इसके बावजूद जहां तक पोस्ट पोल अलायंस का सवाल है, तो जैसे हमेशा कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। टिपरा मोथा के लिए बीजेपी के साथ जाना बहुत मुश्किल होगा। बीजेपी के लिए शायद उतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी अपनी जो पॉलिटिकल पोजीशन है उसको बिल्कुल क्लियर कर चुकी है। उन्होंने अपनी सैद्धांतिक जो राय है वो बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि वो ग्रेटर टिपरालैंड की मांग को नहीं मान सकते, उस पर कोई आश्वासन नहीं दे सकते। लेकिन चुनाव के बाद अगर टिपरा मोथा इस स्थिति में नहीं हुई कि अपने दम पर सरकार बना सके या कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर सरकार बना सके, तो वैसी परिस्थिति में बॉल जो है वो टिपरा मोथा के कोर्ट में होगी। टिपरा मोथा को ये कॉल लेनी पड़ेगी कि क्या वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं और क्या वो ग्रेटर टिपरालैंड की मांग को छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। शाम पोस्ट पोल अलायंस तो हम चुनाव के नतीजे जब आ जाएंगे उसके बाद देखेंगे। टिपरा मोथा ने भी रैली कर रही हैं। पहले हम देख रहे थे कि डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी टिपरा मोथा, और आज प्रद्योत किशोर माणिक्य ने 2-3 जगहों पर बड़ी बड़ी रैलियां की हैं। वो लगातार हर रैली में एक ही बात कह रहे हैं कि हमने हर समुदाय के लोगों को टिकट दिया है और हम अपने दम पर सरकार बना लेंगे। टिपरा मोथा ने 42 कैंडिडेट खड़े किए हैं। तो क्या लगता है आपको ग्रेटर टिपरालैंड की जो मांग है, और इस बार चुनाव में आप कितनी उम्मीद देखते हैं टिपरा मोथा के लिए? देखिए, टिपरा मोथा, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया कि टिपरा मोथा एक बड़ा प्लेयर है इस चुनाव में, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर वो चुनाव मैदान में उतरे हैं वो उस मुद्दे ने जो नौजवान हैं, जो वहाँ के जो जनजातीय इलाके हैं, वहाँ के नौजवानों को बहुत आकर्षित किया है अपनी तरफ। आज भी जो रैली हुई प्रद्योत किशोर माणिक्य की, उसमें भी देखा गया कि नौजवान काफी जोश के साथ, उत्साह के साथ उन रैलियों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बेशक ग्रेटर टिपरालैंड की मांग को लेकर जिस तरह से टिपरा मोथा आगे बढ़ रहा है, वो एक माहौल बनाने में कामयाब हो रहा है, खासतौर पर जनजातीय इलाकों में। अब रही बात कि टिपरा मोथा का ये कहना कि हम गैर जनजातीय लोगों को भी हमने टिकट दिया है और हम उन इलाकों में भी अपने अच्छा प्रदर्शन करेंगे और हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो ग्रेटर टिपरालैंड की मांग और गैर जनजातीय इलाकों के लोगों को साथ लेकर चलने की बात, दोनों में वो दावे बेशक कर रहे हैं, लेकिन कोई तालमेल नजर नहीं आता है। हमने पहले देखा है कि वो भाषा के सवाल पर हो या दूसरे मसलों पर हो, वो गैर जनजातीय इलाके जो हैं और जनजातीय इलाके जो हैं, ऐसा लगता था कि वो आमने सामने खड़े हुए हैं। खासतौर पर जो बंगाली आबादी वहां पर है, उसको लेकर जनजातीय इलाकों में जो लोग हैं वो काफी नाराज रहते हैं। उनका ये मानना है कि उनके जो रिसोर्सेज हैं उन पर लगातार दबाव बढ़ा है, और त्रिपुरा में आज जो वहां के मूल निवासी हैं, तिपरासा जो हैं, वो माइनॉरिटी में आ गए, क्योंकि बड़ी संख्या में लीगल और इलीगल तरीके से बंगाली आबादी वहां पर बढ़ी है। तो इसलिए टिपरा का ये कहना कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे, वो बहुत ज्यादा विश्वास नॉन ट्राइबल लोगों में नहीं जगाएगा। इस पूरी लड़ाई में टिपरा मोथा निश्चित तौर पर एक बड़ा प्लेयर है जी। उसके अपने मुद्दे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो त्रिपुरा में भी जो चुनाव अभी हो रहा है, उसमें हम देख रहे हैं कि इमोशनल पिच जो है वो बहुत हाई है, और जो रियल इश्यूज हैं लोगों के, मसलन हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट अभी हमारी टीम लेकर वहां से आई थी, जहां पीने का पानी किसी गांव में मौजूद नहीं है। मतलब लगभग जनजातीय इलाकों में पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं है, पहाड़ से रिश्ता हुआ पानी वो पीते हैं। उसी तरह से और कई मसले हैं जो इस चुनाव में, रोड का कम्युनिकेशन का सवाल है,
तो कई मसले थे जो शायद फोर फ्रंट पे होने चाहिए थे, पर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब चुनाव होता है तो रियल इश्यूज कहीं छूट जाते हैं और इमोशनल इश्यूज बहुत बड़े बन जाते हैं। और टिपरा मोथा के लिए भी चुनाव को उस पिच पर ले जाना बहुत जरूरी था जहां वो बीजेपी या सीपीआईएम और कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टियों से टक्कर ले सके। और मुझे ये लगता है कि ग्रेटर टिपरालैंड की डिमांड को लेकर जो प्रदीप्त किशोर माणिक्य हैं, जिनको वो बुबागरा कहते हैं वहां के लोग, वो बहुत सफलता के साथ इन नेशनल पार्टी के बीच में अपनी जगह बना पाए हैं और बहुत मजबूती के साथ टिपरा मोथा वहां पर चुनाव लड़ रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम, हमसे जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और अब त्रिपुरा से चलते हैं झारखंड। झारखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अभी से रस्साकस्सी शुरू हो गई है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरकश में जहां 1932 की स्थानीयता नीति से लेकर सरना धर्म कोड का मुद्दा है, तो वहीं विरोधी दल बीजेपी ने आदिवासी क्षेत्रों की डेमोग्राफी बदलने और उनकी आबादी घटने के आरोप लगाए हैं। शनिवार को देवघर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आदिवासियों की कम होती जनसंख्या का मुद्दा उठाकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। शाह ने बीजेपी की विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि भारी घुसपैठ के कारण आदिवासियों की आबादी 35% से घटकर 24% रह गई है। उन्होंने घुसपैठियों पर राज्य में जमीन हड़पने का आरोप लगाया। गृह मंत्री ने कहा कि घुसपैठी आदिवासियों की जमीन हथिया रहे हैं। वहीं शाह की इस रैली का जवाब देते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछले 2 दशकों में राज्य के किसी भी आदिवासी नेता को 3 साल से अधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रहने दिया गया। खुद को झारखंडी बताते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टी झूठे आरोप लगाकर उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाने की साजिश रच रही है। आपको बता दें कि राज्य में सत्ता तक पहुंचने के लिए आदिवासी समुदायों का समर्थन आवश्यक है। राज्य विधानसभा में 81 में से 28 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में झामुमो कांग्रेस गठबंधन ने इन 28 में से 26 सीटों पर कब्जा जमाया था। वहीं झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा में बीजेपी ने यहां पर 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। और अब झारखंड से चलते हैं केरल। केरल सरकार ने अपने बजट में राज्य के आदिवासियों के लिए बड़ी घोषणा की है। राज्य सरकार ने बजट में अनुसूचित जनजाति की आबादी के विकास के लिए 859.50 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। इसमें से अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के लिए 657.95 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है, जबकि स्थानीय स्वशासन संस्थानों के लिए 201.55 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। वहीं एसटी छात्रों को प्रोत्साहन और सहायता नामक योजना के लिए 8.75 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, जबकि मॉडल प्री स्कूलों का संचालन और छात्रों के लिए ट्यूटोरियल योजना जैसे कार्यक्रमों के लिए 30 करोड़ रुपए अलग रखे गए थे। बजट में एसटी युवाओं के लिए स्वरोजगार और कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए सहायता के लिए 10 करोड़ रुपए और जनजातियों के लिए कृषि आय पहल के लिए 8.5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। केरल ट्राइबल प्लस कार्यक्रम के तहत आदिवासी परिवारों को कुल 200 दिनों का मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाएगा। एसटी विभाग द्वारा प्रबंधित संस्थानों के लिए 72.32 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, जिसमें से मॉडल आवासीय विद्यालय चलाने के लिए 55 करोड़ रुपए, पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों के प्रबंधन के लिए 3 करोड़ रुपए, छात्रावास और स्कूलों के निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। आपको बता दें 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल में अनुसूचित जनजाति की आबादी 4,84,839 है। वायनाड जिले में राज्य के सबसे ज्यादा तकरीबन 1.5 लाख आदिवासी हैं। राज्य में कुल 35 प्रमुख जनजातियां हैं और इनमें से पनिया, जिसे पनियार भी कहते हैं, वो सबसे बड़ी जनजाति है। और अब चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड के जौनसार और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर यानी हाटी इलाके में लोग बकरे का मांस 1 साल तक संरक्षित रखते हैं।
इसके लिए किसी फ्रिज या कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि इसे परंपरागत तरीके से ही बचाकर रखा जाता है। अब आईआईटी रुड़की ने जौनसार जनजातीय क्षेत्र में जानवरों के संरक्षित मांस पर एक अध्ययन किया है और ये पाया कि ये मांस खाने में पूरी तरह से सुरक्षित है। राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की एक परियोजना के तहत आईआईटी रुड़की के बायो इंजीनियरिंग शोधकर्ताओं की एक टीम ने जौनसार क्षेत्र में ये अध्ययन किया। इस दौरान टीम ने पाया कि जौनसारी समुदाय के पास 1 वर्ष की अवधि के लिए पशु मांस को संरक्षित करने का एक अनूठा पारंपरिक तरीका है। ये मांस 1 साल बाद भी खाने लायक और सुरक्षित रहता है। दरअसल हर साल जनवरी के महीने में जौनसार घाटी के लोग माघ मरोज उत्सव मनाते हैं। इस दौरान वो बकरे की बलि देते हैं और मांस को खाने के लिए संरक्षित करते हैं। बलि के बाद जौनसारी लोग मांस को इस तरह से सुरक्षित रखते हैं कि उसकी शेल्फ लाइफ लगभग 1 साल तक बढ़ जाती है। ये समुदाय जानवर की आंत को रागी के आटे, मसालों और कुछ कीमा के मांस से भरकर एक देसी सॉसेज के रूप में बदल देते हैं। स्थानीय भाषा में इसे जेम्मा कहा जाता है और ये बाजार में उपलब्ध नहीं होता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वो दवा के रूप में भी जेम्मा का इस्तेमाल करते हैं। आईआईटी रुड़की की टीम ने जेम्मा के नमूनों को प्रयोगशाला में टेस्ट किया, जिसके बाद इसे सुरक्षित घोषित किया। टीम के मुताबिक इस मांस में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया पाए गए। आपको बता दें, उत्तराखंड के जौनसारी और हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय में सामाजिक, सांस्कृतिक के साथ ही भौगोलिक समानता भी है। दोनों ही समुदायों में एक ही तरीके से मांस को संरक्षित किया जाता है। अगर आप मांस को संरक्षित करने के इस पूरे प्रोसेस को समझना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर ट्राइबल किचन का पूरा एपिसोड मौजूद है, जो हमने हिमाचल प्रदेश के एक दूर दराज के गांव में तैयार किया था। अपने दूसरे सेगमेंट एमबीबी पोल में आज हमने मैं भी भारत के YouTube चैनल पर आपसे एक सवाल किया था। वो सवाल था, ओडिशा के 120 समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग पर केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी कोई फैसला नहीं कर रही है। इस मसले पर केंद्र की बीजेपी और राज्य में बीजेडी दोनों ही दल गैर जरूरी पैंतरेबाजी कर रहे हैं। ये खेल आदिवासी समुदायों के लिए खतरनाक है। आप क्या सोचते हैं? इस सवाल के जवाब में हमने आपको 4 ऑप्शन दिए थे। इसमें सबसे ज्यादा यानी 72% लोगों ने माना कि इस मामले में गैर जरूरी राजनीति हो रही है। वहीं 11% लोगों के मुताबिक ओडिशा सरकार की मांग सही है, जबकि 10% ही ने माना कि केंद्र सरकार सही कह रही है और 7% लोगों ने पता नहीं का ऑप्शन चुना। लेकिन हमने ये सवाल क्यों पूछा था? ओडिशा के 169 आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मांग पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। एक तरफ जहां ओडिशा की सत्ताधारी पार्टी बीजू जनता दल ने इन आदिवासी समुदायों को एसटी सूची में शामिल करने में कथित देरी के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं अब जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ओडिशा सरकार पर ही पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उचित होमवर्क किए बिना 169 समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए अनावश्यक रूप से केंद्र पर आरोप लगा रही है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि ये एक संवैधानिक मामला है और राज्य सरकार ने एसटी सूची में समुदायों को शामिल करने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव केंद्र को नहीं दिया है। राज्य सरकार के पास इस प्रस्ताव का कोई लेखा जोखा नहीं है। इतना ही नहीं, 120 समुदायों पर राज्य सरकार ने कोई एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट नहीं भेजी है। जिन समुदायों का एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट है उनमें से 12 का प्रोसेस शुरू हो चुका है। अर्जुन मुंडा ने बताया कि कुल 109 समुदायों के कोई डेटा राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार ने या कुछ लोगों ने इस तरह के बयान दे करके, ये पहले तो ये पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। तो इनके किस प्रोसेस है, उस प्रोसेस के आधार पर चीजें होती है। राज्य सरकार ने यह कहा कि 1979, 1981 में रिकमेंड
किया गया था, पर राज्य सरकार के पास भी इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। क्या रिकमेंड किया था, उस रिकमेंडेशन में क्या लिखा हुआ था, यह राज्य सरकार को पूछने के बाद भी वो नहीं बता पा रही। तो नए तरीके से वो रिसर्च करके भेजे, क्योंकि उसकी प्राथमिकता और प्राथमिक जो कार्य है वो ये है कि स्टेट के TRI एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट के साथ वो केंद्र को भेजेगी। एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट में 120 कम्युनिटी का कोई एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट नहीं है। अब उसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे करके उसका सोल्यूशन अगर हम ढूंढेंगे तो मैं समझता हूं कि उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क है वो स्टेट गवर्नमेंट को पूरा करना चाहिए। बाकी जितने में ऐसे मामले जिसमें एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट है उसमें 12 कम्युनिटी का हमने क्लियर किया है, क्योंकि वो प्रोसेस में ठीक था। बाकी हम डिफरेंट लेवल में उसके कई प्रोसेस है, उन प्रोसेस को पूरा करने में लगा हुआ है। लेकिन इस तरीके से कह देना जैसे 71 कम्युनिटी के बारे में उसका कोई रिपोर्ट नहीं, इसके अलावा 38 कम्युनिटी है उसका भी कोई रिपोर्ट नहीं है, इसके अलावा भी 4-5 है जिसको RGI ने कहा है कि भाई आप इसका डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं किया है, इसलिए उसने उसको रिजेक्ट भी किया है। तो यह सारी चीजें राज्य सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि उन लोगों के बीच राजनीति न करे जो बेचारे गांव में रहते हैं, उनको न्याय मिले इसके लिए अपना काम करें। TRI का अच्छा से रिसर्च करवाए और हमारे पास भेजे, हम जरूर उस मामले को गंभीरता से देखें, क्योंकि कई मामले हमने बताया कि ऐसे कई मामले हैं जिसको हम क्लियर कर चुके हैं और कई मामले हैं जिस पर रिसर्च करते हुए उसका काम आगे बढ़ रहा है। ओडिशा दौरे पर गए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पूरा डेटा उपलब्ध न कराने की वजह से कुछ प्रस्तावों को केंद्र ने खारिज कर दिया है। इससे पहले 27 जनवरी को BJD ने भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी विरोधी बताकर आदिवासियों की उपेक्षा के लिए भी उसे जिम्मेदार ठहराया था। BJD ने इस मांग को लेकर सड़कों पर उतरने की धमकी भी दी थी। दरअसल ओडिशा सरकार का दावा है कि उन्होंने अनुसूचित जनजाति वर्ग की सूची में आदिवासी समुदायों को शामिल करने के लिए पहले ही प्रस्ताव केंद्र को भेज दिए हैं, लेकिन केंद्र ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं किया है। इतना ही नहीं, संसद के शीतकालीन सत्र में भी ओडिशा के सांसदों ने ये मुद्दा उठाया था। राज्य में सत्ताधारी BJD या फिर केंद्र में सरकार चला रही BJP के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो सकती है, इसलिए ये दल अनुसूचित जनजाति की सूची पर भी राजनीति से नहीं चूक रहे हैं। लेकिन जब एक आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया जाता है तो वो समुदाय संविधान में प्रदान सुरक्षा और अधिकारों से वंचित रह जाता है। इसके अलावा उन्हें सरकार की कई योजनाओं और कानूनों का लाभ भी नहीं मिल पाता है। आदिवासियों के शोषण और उन पर होने वाले अत्याचारों को रोकने वाले कानून की सुरक्षा से भी वो वंचित ही रहते हैं। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि इस तरह के मसलों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट में आज आपको बताएंगे अरुणाचल प्रदेश के बुरी बूट यूलो त्योहार के बारे में। बुरी बूट यूलो अरुणाचल प्रदेश का एक बड़ा और प्रमुख त्योहार है। ये त्योहार प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में मनाया जाता है। प्रदेश में नीशी जनजाति के लोग इस त्योहार को मनाते हैं। इस त्योहार का अर्थ है एक साथ इकट्ठा होकर वसंत ऋतु का स्वागत करना। इस त्योहार के दिन नीशी जनजाति की महिलाएं बांस और अन्य चीज़ों से बने परंपरागत पोशाक धारण करती हैं और बच्चे, बूढ़े, नौजवान, लड़के लड़कियां सभी एक साथ परंपरागत नृत्य भी करते हैं। इस त्योहार के माध्यम से जनजाति के बड़े बुजुर्ग अपनी परंपरा को अपने नए पीढ़ियों तक आसानी से पहुंचा पाते हैं। पखवाड़े भर चलने वाले इस उत्सव की शुरुआत रस्साकशी, लोक नृत्य और तीरंदाजी जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं से होती है। ऐसा माना जाता है कि ये त्योहार बुरी बूट की भावना को जगाता है, जो उन्हें सभी खुशियों और हर तरह की बीमारी से मुक्त होने का आशीर्वाद देगा। पुजारी नींबू द्वारा एक विशेष पूजा की जाती है, जिसके बाद मानव जाति को समृद्धि का आशीर्वाद देने और बीमारियों से मुक्त होने के लिए एक पशु बलि दी जाती है।
त्योहार का एक अन्य पहलू ये है कि लोग अपने चेहरे और शरीर पर एटिंग यानी आटा लगाते हैं। निशीत अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा समुदाय है। वो अरुणाचल प्रदेश के 8 जिलों क्रा दादी, कुरुंग कुमे, पूर्वी कामेंग, पश्चिम कामेंग, पापुम पारे, लोअर सुबनसिरी के हिस्सों और कामले और पाक्के केसांग जिले में फैले हुए हैं। और आज के इस आदिवासी डेली बुलेटिन में इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मिस कॉल दें। इसके साथ ही अगर आप कोई सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मैं भी भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।